हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याविद देशों में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि कल जैसा कि मैंने आपको बताया था यूपीएससी के सिलेबस के बारे में, जिसमें से कि हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट मैंने लिया है। और हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसके 3 पार्ट हैं, है ना। इसमें मॉडर्न, मेडिएवल और एंशिएंट हिस्ट्री रहती है। इसमें से हम लोग फर्स्ट पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री को ले रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट प्री के पर्सपेक्टिव से है। खास करके प्री में इसका वेटेज होता है, 5-6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मेंस में इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मेंस में सिर्फ मॉडर्न के आते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका सिलेबस क्या है, फिर उसके आगे के उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो पाठ्यक्रम होता है, यानी सिलेबस जो होता है, उसमें हम सबसे पहले पाषाण काल के बारे में जानेंगे कि पाषाण काल क्या है, कब से कब तक का उनका काल रहा है, और पाषाण काल की मुख्य जो वस्तुएं थी वो क्या क्या हैं, किस स्थान पे कौन सी वस्तुएं मिली हैं इसमें। फिर ताम्रपाषाण काल के बारे में हम लोग जानेंगे कि ताम्रपाषाण काल का युग कब से कब तक का रहा है, उसमें कौन से मानव रहे हैं, उसमें मानव का क्रमिक विकास किस तरह से हुआ है। बेसिकली ताम्रपाषाण काल में तांबे का यूज़ जो है हम लोग करना स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए इसे इसके नाम पे पढ़ा था। उसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में आप एक इंट्रो के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता ये नाम भी इसलिए पड़ा था क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल पे इसकी खोज हुई थी, है ना। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में फुल डिटेल हम लोग जानेंगे। उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता जो है, इसमें हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। इसके 2 पार्ट होते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसी में हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बाकी सब धर्मों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसका क्या क्या रोल रहा है हमारे एग्ज़ाम में। फिर आता है उत्तर वैदिक काल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वैदिक काल के 2 पार्ट होते हैं, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बाद आता है हमारा प्राक मौर्य काल। प्राक मौर्य काल में भी हम लोग पढ़ते चलेंगे मौर्य के बारे में कि किस प्रकार उसका स्थापना हुआ और उसमें कौन कौन से शासक रहे हैं। उसके बाद आता है महान मौर्य साम्राज्य। महान मौर्य साम्राज्य, जैसे कि मौर्य काल जब स्टार्ट हुआ, जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, उसके बाद जब वो एक चरम पर पहुंची, तो उसके बाद का जो काल रहा है उसे हम महान मौर्य साम्राज्य कहते हैं। उसके बाद आता है मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य का जब कालक्रम खत्म हुआ उसके बाद का जो काल होता है उसे हम मौर्योत्तर काल कहते हैं। तो मौर्योत्तर काल के बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद आता है गुप्ता काल, यानी गुप्ता डायनेस्टी जब स्टेब्लिश्ड हुई, जब उसकी स्थापना हुई, उसके बाद उसमें जो शासक आए, शासक वर्ग ने क्या क्या किया, उसके बारे में उन्होंने कौन सी प्रथा लागू की, कौन से कर लिए, ये सारी चीज़ें हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर गुप्तोत्तर, और ख़ास करके गुप्त काल को जो है वो स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। और हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि गुप्ता काल के बाद गुप्तोत्तर काल आता है, जो कि हमें पढ़ना है। गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल का जब शासन के बाद का जो शासन काल होता है उसे हम गुप्तोत्तर काल कहते हैं। और उसके बाद आता है दक्षिण भारत का इतिहास, जो कि दक्षिण का, जो कि हमारा साउथ इंडिया होता है, उसके बारे में हमें जानना है, दक्षिण भारत का इतिहास। और फिर यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन से बुक्स इसके लिए फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट तो हम लोग नोट्स के साथ पढ़ाई करेंगे ही, और नोट्स के साथ साथ हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं उनको भी प्रेफर करेंगे। और बेसिकली मेरे पास जो नोट्स हैं उसके साथ हम इसका रिवीजन करेंगे और बुक्स रीडिंग भी करेंगे। तो इसमें एक ओल्ड एनसीईआरटी आती है, और स्टैंडर्ड बुक्स में भी वही शामिल है, रामशरण शर्मा की। और उसके बाद एक हमारा पीडब्ल्यू का बुकलेट है ही। हम इन दोनों को साथ में लेते हुए आगे इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा इंट्रो की इतिहास जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है। तो इतिहास का जो अर्थ होता है बेसिकली इति जो और हास है ना, ऐसा ही हुआ था। तो इति का मतलब होता है ऐसा ही, और हास का मतलब होता है हुआ था। तो इतिहास का मतलब ऐसा ही हुआ था। और E.H. कार के अनुसार जो होता है वो उन्होंने बोला है कि इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के मध्य एक संवाद है। यानी हम लोग इतिहास को पढ़ते ही इसीलिए हैं ताकि हमें अपने अतीत की
घटनाओं के बारे में पता चले और जिससे हम वर्तमान को जिएं और आगे भविष्य का निर्धारण कर सकें अतीत और वर्तमान के बेस पे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य का एक सतत संवाद है। अतीत और वर्तमान को लेके हम लोग अपने भविष्य की ओर चलते हैं, है ना। फिर आता है कि इतिहास को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इतिहास को बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आता है प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास आता है। तो प्राक ऐतिहासिक काल जो होता है, प्राक इतिहास, फिर प्राक इतिहास में हम लोग मानव इतिहास का ऐसा कालखंड जहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। प्राक इतिहास का मेन जो इसका विशेषता होता है वो यही है कि इसमें जो है हमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे और इस काल में जो है हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के बेस पे ही इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और प्राक इतिहास काल जो होता है इसमें 2 काल आते हैं, एक पाषाण काल और एक ताम्रपाषाण काल, ये दोनों। उसके बाद हम लोग आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। और आद्य ऐतिहासिक काल जो होता है उसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होता है पर वो पढ़ने योग्य नहीं है, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। वो एक ऐसी लिपि है जो हम पढ़ नहीं पाते हैं, उसे हम साक्ष्य के आधार पे ही उसके बारे में भी जानते हैं। उसका एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके साक्ष्य हमें मिले हैं, जैसे कालीबंगा से, धौलावीरा से, ये सारे साक्ष्य। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, है ना। धौलावीरा से बंदरगाह मिले हैं और ये सारी जो जगहें हैं यहाँ से हमें बहुत सारे मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्तियाँ मिली हैं। बस साक्ष्य के आधार पे इनका पता हमें चलता है। इसका जो लिखावट होता है, इसकी जो लिपि है वो हम लोग अभी पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। और इतिहास जो है हम उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त है। जैसा कि हम अभी पढ़ पाते हैं अपने इतिहास को, तो उसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। अभी एग्जाम्पल हम लोग लें तो उत्तर वैदिक काल, उसके बाद का जो इतिहास होता है जिसमें हम वेद और पुराण की रचना हुई है और उसके बाद का जो इतिहास है वो हम लोग पढ़ सकते हैं। और कहा जाता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हुई थी। और पृथ्वी की उत्पत्ति में जो है कि उसको 4 वृहद कालखंडों में बांटा जाता है और जिसमें चतुर्थ चरण को जो है वो क्वार्टरी युग कहा जाता है। हमें ध्यान से याद रखना है, 460 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। और क्वार्टर युग को जो है वो 2 भागों में बांटा जाता है। एक है प्लेस्टोसीन युग जो कि 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। और प्लेस्टोसीन युग में ही आदि मानव जो है उस पृथ्वी पर आया था। आदि मानव जो है इस विकास के कालखंड में ही पाषाण काल की शुरुआत कहा जाता है कि जब आदि मानव आए थे तब से ही पाषाण काल की शुरुआत हुई थी। और सेकंड आता है हमारा होलिस्टीन युग। होलिस्टीन युग के बारे में कहा जाता है यह 10,000 वर्ष पूर्व तक से लेके अब तक का है। होलिस्टीन युग में हम लोग अभी जी रहे हैं। हमें सबसे पूछा जाए कि हम लोग किस युग के हैं, है ना, तो होलिस्टीन युग में हम लोग को रखा जाता है क्योंकि अब तक का इतिहास है। और इस युग में जो है होमोसेपियंस का विकास हुआ था। कहा जाता है कि होमोसेपियंस ही हमारे पूर्वज हैं, है ना, तो जिसे तार्किक मानव भी कहा जाता है बेसिकली तब से लेके अब तक का। और इस युग को हिम युग भी कहा जाता है। और ख़ास करके मानव इतिहास की प्रारंभिक जो अवस्था है जो पाषाण काल कहलाती है, जब मानव अपने प्रारंभिक अवस्था में था और पत्थरों औजारों का इस्तेमाल करता था, तब से लेकर के अब तक का जो काल है उसके बारे में जानेंगे। तो जब मानव लोग पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे उस युग को जो है पाषाण युग, पाषाण काल कहा जाता है। भारत में पाषाण काल के इतिहास की जानकारी जो है वो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड द्वारा 1863 ईस्वी को मद्रास के समीप अति रपक्कम से कुछ बहुत पुरानी पत्थर के उपकरण मिले थे। और 1962 में जो है अरुण सोनिकिया को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से हथनौर नामक नर्मदा नदी के घाट से सर्वप्रथम मानव कपाल का जीवाश्म प्राप्त हुआ था, जो कि भारत में मानव अवशेष का प्राचीनतम साक्ष्य है। यह मानव होमो इरेक्टस था। जो यहाँ से भारत का में मानव अवशेष मिले थे वो जो है होमो इरेक्टस था।
और बाद के वर्षों में पाषाण काल का अध्ययन और आगे बढ़ा और प्रस्तर उपकरणों की विविधता को देखते हुए इस काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पाषाण काल जो है वह 3 खंडों में विभक्त था और इस कालखंड में पत्थर के उपकरणों की विविधता को देखते हुए 3 कालखंड में बांटे। उसमें पहला कालखंड आता है पूरा पाषाण काल और दूसरा आता है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो है 5 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व से 10,000 वर्ष ईस्वी पूर्व तक का काल था। उसके बाद हम आते हैं मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल जो है 9,000 वर्ष ईस्वी पूर्व से लेकर 4,000 वर्ष तक का जो कालखंड है उसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। और नव पाषाण काल जो है 7,000 वर्ष ईस्वी पूर्व से 1,000 वर्ष ईस्वी पूर्व तक था। पूरा पाषाण काल का विभाजन जो है वह 3 खंडों में है। पहला खंड है निम्न पूरा पाषाण काल जो कि 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक का था। उसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल जो है 50,000 वर्ष पूर्व से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक का था। और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 वर्ष ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी वर्ष पूर्व तक का काल था। और पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रमुख प्रस्तर उपकरण क्या क्या थे। तो पहाड़ी नदियाँ के गिरिपाद क्षेत्र में मिलने वाले गोल मटोल चिकने पत्थर को पेबुल कहा जाता है। पेबुल किसे कहा जाता है तो हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि गोल मटोल चिकने पत्थर जो होता है उसे ही पेबुल कहा जाता है। ये उपकरण पेबुल अर्थात गोल मटोल चिकने पत्थर का उपयोग करके बनाए जाते थे। और ये उपकरण जो होते हैं वह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक कोर उपकरण जो पेबुल से बड़े प्रस्तर उपकरण बनाए जाते हैं जिसे कोर उपकरण कहा जाता है। कोर उपकरण जो किसे कहते हैं, कोर जो पेबुल बनाते हैं गोल मटोल जो चिकने पत्थर हैं उससे ही जो है उस पेबुल से बड़े प्रस्तर उपकरण बनाए जाते हैं और जिसे कोर उपकरण भी कहा जाता है। बड़े प्रस्तर उपकरण को ही कोर उपकरण कहा जाता है। फ्लेक्स उपकरण उसका क्या होता है तो पेबुल जो है गोल मटोल चिकने पत्थर उससे ही बनाए गए छोटे प्रस्तर उपकरण को फ्लेक्स उपकरण कहा जाता है। बेसिकली पेबुल से ही ये दोनों उपकरण कोर उपकरण और फ्लेक्स उपकरण बने हैं। और इस काल का जो प्रमुख प्रस्तर उपकरण है वो कुल्हाड़ी है ना, हैंड एक्स उपकरण जिसे कोर फ्लेक्स प्रणाली या वेधक चौपार और कहा जाता है जो कि पंजाब की सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं, है ना। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस काल के प्रमुख प्रस्तर उपकरण जो है कुल्हाड़ी हैंड एक्स उपकरण को माना जाता है। पूरा पाषाण काल की जो प्रमुख स्थलें हैं उनमें से भीमबेटका, बेलन घाटी, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी आती है। भीमबेटका जो है वो एमपी में है, फिर बेलन घाटी जो है मिर्ज़ापुर में है, सोहन घाटी पाकिस्तान में है, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में। और ये हमें बहुत अच्छे से समझ में याद भी आता है कि मध्य प्रदेश में ही नर्मदा घाटी स्थित है ना। तो आप लोग और पूरा पाषाण काल की विशेषता के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसकी मुख्य विशेषता है कि आदि मानव अधिकांशतः कोर उपकरण का प्रयोग करते थे और आदि मानव घुमंतु और शिकारी जीवन जीते थे। ये घुमंतु जीवन का कहने का मतलब तात्पर्य है कि इन्हें जहाँ कहीं भी खास करके क्योंकि ये शिकार पर निर्भर होते थे, कंद मूल और फल मिलता था इन्हें तो ये खाते थे, नहीं तो ये जानवरों को भी खाया करते थे। तो ये बेसिकली मांसाहार थे उस टाइम पे। तो ये घूमते घूमते इनको जहाँ पे भी जीव और ख़ास करके एक जगह रहने पे हमें उतनी सारी खाने की सामग्री नहीं मिल पाती है जिस वजह से ये घूमते घूमते अन्य जगहों पर भी जाते थे और ये अपना पेट भरते थे, जिससे इसे घुमंतु और शिकारी जीवन जीने पड़ता था। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आदिम मानव जो है वो खाद्य संग्रह नहीं करते थे। कहने का तात्पर्य है कि वह खाद्य संग्रह नहीं करते थे, वो साथ में जो है अपने पशु लेके जाते थे। वो जीवित होते थे और उन्हें जब कहीं कुछ खाने को नहीं मिलता था और फिर जब उन्हें भूख लगती थी तो वो उन्हें ही मार करके खा भी जाते थे। वो संग्रह नहीं करते थे और ये पहाड़ों की तलहटी और गुफाओं में निवास करते थे। जब वो आगे अपने खाने की तलाश में जाते थे उसके बाद उन्हें वहाँ पे जंगलों में गुफाएं जो होती थी, तलहटी जो होती है वहाँ पे वो निवास करते थे।
फिर आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर की प्राप्ति हुई है वह मध्य पाषाण काल से हुई है। और सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में क्लाइव महोदय ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के विंध्य पर्वतमाला क्षेत्र के कैमूर की पहाड़ी से लघु पाषाण उपकरणों की प्राप्ति की थी। कहा जाता है मध्य पाषाण काल को है ना 3 बिंदुओं के आधार पर समझा जाता है। पहला है प्रमुख प्रस्तर उपकरण। इस काल में सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग मिलता है और इन उपकरणों की आकृति जो है वो त्रिभुजाकार थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो त्रिभुजाकार इसकी आकृति थी, आयताकार एवं समलंबन भी थी। ये पाषाण उपकरण जो होता है वो बेसिकली 1 से 4 सेंटीमीटर की लंबाई के होते थे। और यहाँ से जो मध्य पाषाण काल का जो प्रमुख स्थल मिले हैं वह है आदमगढ़ MP, भागौर राजस्थान, भीमबेटका MP, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के समीप महगढ़ में, फिर प्रतापगढ़ के समीप सराय नाहरराय में, और बिहार के मुंगेर के पास। अब ध्यान रखिएगा कि बिहार के मुंगेर के पास पायसरा में भी इसके स्थल मिले हैं। और इसकी जो प्रमुख विशेषता हम लोग मानते हैं वह है इसके सर्वप्रथम इसी कालखंड में जो है पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम कहा जाए कि मानव ने पशुपालन का जो है आरंभ कब से किया था, है ना। पशु तो रखते थे पर पशुपालन नहीं करते थे वो लोग उस टाइम, है ना। तो पशुपालन सबसे पहले उन्होंने साक्ष्य जो मिला, यानी कह सकते हैं हम लोग कि पशुपालन की शुरुआत भी मध्य पाषाण काल में हुई है। उसके साक्ष्य भी हमें मध्य पाषाण काल से ही मिलते हैं। और मानव द्वारा सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग इस काल की एक प्रमुख विशेषता थी। हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो पता चलता है कि मध्य पाषाण काल जो है उसकी एक प्रमुख विशेषता में जैसे कि पहली आती है पशुपालन। तो दूसरी फिर विशेषता यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है कि इसमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण जो होते हैं, यानी छोटे छोटे जो औजार होते हैं पत्थर के, उनका उपयोग स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद इसी काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक जैसे कि तीर, धनुष, भाला जो होता है वह भी इस काल में उपयोग किया गया था। और इसमें यह आदि मानव की विकास यात्रा जो है एक संक्रमण काल रहा है। और इस काल में जो है तार्किक होमोसेपियंस मानव का विकास हुआ था। और हम लोग इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पहला है पशुपालन का साक्ष्य जो है मध्य पाषाण काल से मिला है, और सूक्ष्म औजारों का प्रयोग करते थे लोग, इसमें तीर, धनुष और भाला का प्रयोग करते थे। और तार्किक होमोसेपियंस मानव का विकास भी इसी काल में हुआ था। और नवपाषाण काल जो है वो नवपाषाण काल या नियोलिथिक शब्द जो है उसका सबसे पहले जॉन लोबाको ने 1865 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम्स में किया था। और नवपाषाण काल के जो प्रमुख प्रस्तर उपकरण होते हैं जिनमें से कि हम कह सकते हैं कि चमकदार पत्थर जो होते हैं, चमकदार, वो पत्थर का उपयोग शुरू हुआ था। यहाँ पे आप बहुत सारे औजार के डायग्राम्स देख सकते हैं। ये सारे पत्थर के उपकरण नवपाषाण काल में एक चिकने उपकरण की तरह यहाँ पे आए थे। और इसमें कुल्हाड़ी, वेधक और लक्षणी होते हैं। जैसे कुल्हाड़ी आपको कहा जाए तो कुल्हाड़ी कौन सी है आप देख सकते हो, वेधक, लक्षणी, ये तक्षणी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप डायग्राम के फ्लो चार्ट से आप देख सकते हो। फिर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो इस काल में जो है हड्डी के भी उपकरण मिले हैं, है ना। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो स्टोन के हैं, पत्थर के, फिर हड्डी के उपकरण भी हैं, बहुत सारे उपकरण हैं। और इसका जो प्रमुख स्थल रहा है वो मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुरजहोम जम्मू कश्मीर, गुफकराल जम्मू कश्मीर, चिरांद सारण जिला बिहार का है, चिरांद, है ना। फिर संगनकल्लू कर्नाटक, पिक्कलीहल कर्नाटक, पेयमपल्ली तमिलनाडु, ये सारे प्रमुख स्थल रहे हैं नवपाषाण काल के। और नवपाषाण काल की जो मुख्य विशेषता रही है उसमें इस काल के दौरान जो है सर्वप्रथम व्यवस्थित और नियमित खेती शुरुआत हुई। कहा आप जैसे कि पिछले कुछ मिनटों में हमने बात की थी कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी और उसमें छोटे पत्थर के औजार का प्रयोग होता था। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत हुई थी। आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मध्य पाषाण काल में जो है
कौन सी चीज़ों की शुरुआत हुई थी, आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आती है खेती की शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में पशुपालन की। फिर इस काल में मानव घुमंतु की जगह स्थायी जीवन जीने लगा, यानी कि मध्यपाषाण काल तक जो है मानव घुमंतु जीवन ही जी रहा था और वह गुफाओं वगैरह में निवास कर रहा था। और जब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे खेती की जब शुरुआत हुई तो आप अपना दिमाग लगा सकते हो, इसमें सोच सकते हो कि कोई भी मानव खेती तभी स्टार्ट करेगा जब वो स्थायी जीवन जीने लगेगा। कम से कम तो महीने भर और साल भर के लिए उसे स्थायी जीवन जीना ही पड़ेगा, तभी वो खेती कर सकते हैं। नहीं तो घुमंतु जीवन जीते हुए कोई खेती कैसे कर सकता है, क्योंकि उन्हें खेतों को देखना होगा, संभालना होगा, उसको अच्छे से खेती बाड़ी करनी होगी, तभी तो खेती की शुरुआत मानी जाएगी। तो खेती की जब शुरुआत हुई तब उसी काल से उन्होंने स्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था और चमकदार उपकरणों का प्रयोग भी होने लगा था, जो कि उसमें भी हमने देखा। उसके बाद सर्वप्रथम पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो भी नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत हुई, स्थायी जीवन जीने लगे और यहाँ पे तीसरी बात आती है पहिए का आविष्कार, जो कि यातायात के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति थी। अभी हम लोग मोटर गाड़ी, बाइक वगैरह हो गए, फोर व्हीलर वगैरह उस पर घूमते हैं, लेकिन इससे भी पहले, बहुत पहले जब स्टार्टिंग हुई थी तो उस टाइम पे नवपाषाण काल जो था हमारा, उस काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, जिससे हमें बैलगाड़ी टाइप्स की जो गाड़ियाँ होती हैं उन्हें भी चलाने का मौका मिला होगा, उससे हमारा आना जाना हुआ होगा, फिर आगे ऐसे ही विकास हुआ। उसके बाद आता है चौक पर बने मृदभांड, है ना, जो बर्तन का निर्माण है वो होने लगा। इस काल में प्रमुख स्थल मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ जो है उससे कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जो कि पाकिस्तान में है मेहरगढ़, आपको मैंने बताया था। और कृषि के साक्ष्य मिले, बुर्ज होम तथा गुफकराल के गर्त निवास तथा मानव शव के साथ पालतू पशु को भी दफनाने जाने के साक्ष्य मिले। यानी कि इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल के जो हमें गले हुए मुर्दे वगैरह मिले हैं, शव वगैरह मिले हैं, उनमें जो दफनाने के जो साक्ष्य मिले हैं उससे पता लगता है, साथ में उनके जो पशु है कि वो पशुपालन करते होंगे, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके जो परिवार के लोग हैं उनके प्रिय रहे होंगे जो पशु, उनके साथ दफनाने थे, या फिर कोई रिवाज रहा होगा, कोई धर्म अनुष्ठान होता होगा। और मृत व्यक्ति को पालतू पशु और दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। यानी हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मान्यता रही होगी कि मृतकों के साथ जो है कुछ साजो सामान देते हैं और उनके साथ कुछ खाने पीने की वस्तुओं को देते हैं, उनके साथ उनके पशुओं को देते हैं, ताकि वो भी किसी और लोक में जा कर के वहाँ अपना जीवन व्यतीत करते होंगे और बहुत सारी धारणाएं रही होंगी, ऐसा हम मान सकते हैं। नवपाषाण काल की एक अंतिम बिंदु होती है, उसमें यह है कि बिहार के चिरांद में जो है वो हड्डी निर्मित उपकरण मिले हैं हमें। और उसके बाद आ जाता है हमारा ताम्रपाषाण काल। जो ताम्रपाषाण काल है, जब मानव समुदाय के द्वारा पत्थर के साथ साथ तांबे का जब प्रयोग होना स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था सिलेबस के टाइम पे कि तांबे का जब इस्तेमाल होने लगा तब इसे ही इसका नाम भी ताम्रपाषाण काल रखा गया है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना। तो तांबे धातु का प्रयोग होने जाने लगा, और इसीलिए इस खंड को जो मैंने कहा था कि ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल संस्कृति जो होती है वो ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, और यहाँ के लोग जो है कच्ची मिट्टी के घरों में रहते थे, और इसके बाद जो घास फूस बांस बल्ली से निर्मित होते थे, है ना। एरन और जोरबे संस्कृति के कुछ स्थानों पर कच्ची ईंटों के आवास मिले हैं, और आहार संस्कृति के पाषाण निर्मित आवासों के कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ताम्रपाषाण काल की संस्कृति में जो वो पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है, यानी हम कह सकते हैं ये पूरी ग्रामीण थी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिट्टी और कूस वगैरह के घर ही बांस फूस के मिले हैं। यहाँ पे मट्टी का ही घर मिला है देखने को, यहाँ पे हम जो है ईंटों के घर देख ही नहीं पाए, है ना। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी रही होगी। और ध्यान दें तो हमें इससे पता चलता है कि यहाँ की संस्कृति जो है घरों का आकार मुख्यतः गोलाकार और आयताकार मिलता था। ताम्रपाषाण काल संस्कृति में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि कार्य था। नवपाषाण काल में ही जो कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, है ना। इसके अतिरिक्त पाषाण काल में मछली एवं पशुपालन भी आजीविका का अनेक साधन था।
लोग कृषि कार्य के अलावा मनोरंजन के रूप में पक्षियों को लड़ाना, शिकार करते थे। यानी आप देख सकते हैं कि मानव का किस तरीके से विकास हो रहा है। मानव पहले घुमंतु जीवन जीता था, फिर उसके बाद तो देखिए आपको ध्यान से सुनिएगा कि पाषाण काल जो था उसमें घुमंतु जीवन जीते थे। फिर मध्य पाषाण काल आता है ना। पूरा पाषाण काल के बाद फिर मध्य पाषाण काल में जो है हमें पशुपालन करना आता है। पशुपालन करते हुए फिर हम जब नव पाषाण काल में आते हैं, उसमें हम लोग का विकास करते हैं। कृषि का विकास करते हुए हम स्थायी निवास अपना बनाते हैं, है ना। पहिए का आविष्कार करते हैं। उसके बाद ताम्रपाषाण काल में जो है हम लोग कृषि कार्य के साथ साथ मछली एवं पशुपालन करते थे। पक्षियों को लड़ाना और शिकार करना ये हमारा शौक था। और इस संस्कृति के कुछ स्थलों से जो है टोटीदार मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ की जो आर्थिक विशेषता ताम्रपाषाण की रही है, वह इस सब संस्कृति के लोगों का मुख्य पेशा कृषि कार्य था, जिसके अंतर्गत लौह, है ना, तो जौ, गेहूँ, चावल और रागी जैसी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते थे। कृषि के साथ साथ लोगों की निर्भरता पशुपालन पर बनी हुई थी, है ना। पशुओं का प्रमुख प्रयोग दूध तथा मांस के लिए किया जाता था। और गाय, सूअर, बकरी तथा कुत्ते आदि जो प्रमुख पालतू पशु थे, उनको भी पाला जाता था। और आर्थिक गतिविधियों में उद्योग के अंतर्गत हथकरघा उद्योग प्रचलित था। आप देख सकते हैं कि हमारा विकास कितनी तीव्र गति से हो रहा है। हथकरघा उद्योग भी प्रचलित में आ गया था हमारा उद्योग। और इसके अंतर्गत पत्तन निर्माण, है ना, मूर्ति निर्माण और धातु शोधन उद्योग प्रमुख था। ताम्रपाषाण स्थलों में मनके की प्राप्ति हुई है ना। मनका एक बना हुआ होता था छोटा सा, जैसे आप देख सकते हो कि जब आप लूडो खेलते हो उसमें जो छोटी सी गुटी होती है, उसी टाइप का एक मन का होता था। आगे अगर हमें इसके चित्र मिलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, है ना। तो फिर यहाँ पे टेराकोट आता है। पक्की मिट्टी का जो टेराकोट होता है उसी टाइप का बना होता था। फिर स्टेटाइट होता है, मुलायम पत्थर का बना होता था। ये सारी चीज़ें थीं। और लगभग स्थानों से व्यापक पैमाने पर मृदभांड जो है मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसमें गेरुआ मृदभांड, काले मृदभांड का प्रयोग मिलता है। ताम्रपाषाण काल की जो धार्मिक विशेषता है उसमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों की अपनी कुछ निश्चित धार्मिक मान्यता थी, है ना। जैसे कि परिवार के मृतक व्यक्ति के शव को घर के अंदर ही दफनाया जाता था तथा मृत शरीर के साथ उनके दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे पादुका, बर्तन, पालतू पशु, कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। इससे ताम्रपाषाण काल के लोगों के निश्चित धार्मिक विश्वास तथा प्रचलित परंपराओं पर प्रकाश पड़ता है। तो हम यहाँ पे इनकी आर्थिक दशाओं को तो देख लिए कि कृषि कार्य था, जौ, गेहूँ, ये सारी चीज़ें थी, गाय बकरी पालते थे, है ना। टेराकोट थे, इसमें काले और लाल मृदभांड प्राप्त हुए। उसमें धार्मिक विशेषता इसमें हम देखते हैं बेसिकली। तो इसमें जो परिवार में हमारे यहाँ के लोग मरते थे, तो इसमें इनको अपने घर के आंगन में दफनाया जाता था। और घर में दफनाने के साथ साथ ये इनके साथ इनकी जो दैनिक वस्तुएं होती हैं ना, जैसे हम लोगों के टाइम पे अभी आप देखें, जब हमारे घर में हमारे कोई बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होती है और उनके जब 11वीं या 12वीं का दिन होता है, उसमें जब उनकी जो पसंदीदा वस्तुएं होती हैं, उनके उपयोग की जो बर्तन होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, उनकी जो पसंदीदा चीज़ें होती हैं, वो जो खाते थे, वो जो पहनते थे, है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग दान करते हैं। तो हम लोग अभी दान करते हैं, ब्राह्मण को देते हैं। और उस टाइम पे जो है उनके साथ ही वो चीज़ें दफनाई जाती थी। तो आप अभी पास्ट और प्रेजेंट को मिक्सअप करके आप समझ सकते हो कि कैसी रही होंगी। और ताम्रपाषाण काल के लोग जो हैं वो निश्चित धार्मिक विश्वास तथा प्रचलित परंपराओं पर प्रकाश पड़ता होगा। और ताम्रपाषाण काल के लोग जो है वो वृषभ तथा मातृ देवी की पूजा करते थे। उसके बाद आते हैं हम प्राचीन काल के सामंतवाद में उदय और विकास। वस्तुतः सामंतवाद एक यूरोपीय अवधारणा है तथा भारत में इस विचार का प्रचलन रामशरण शर्मा द्वारा यूरोपीय सामंतवादी की तर्ज पर किया गया था। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि मौर्य काल के सबसे पहले सातवाहन शासकों के काल में भूमि दान की प्रथा से भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में सामंतवाद का उदय हुआ था। और भूमि दान का उद्देश्य कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना था तथा इस प्रथा की शुरुआत ब्राह्मण वर्ग को भूमि दान
दिया गया। ब्राह्मण वर्ग को दान में दी गई भूमि को जो है वह अग्रहार भी कहा जाता है। और गुप्तोत्तर काल के कृषि योग्य भूमि के विस्तार हेतु प्रशासनिक अधिकारियों को भी भूमि दान दिया जाने लगा था। और भूमि के प्राप्तकर्ता को अपने भूमि क्षेत्र में 3 उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता था। पहला होता था कि संबंधित क्षेत्र में राजस्व संग्रह का कार्य करना। दूसरा होता था कानून और व्यवस्था स्थापित करने का कार्य। तीसरा था न्याय प्रणाली प्रदान करने का कार्य। फिर चौथा आता है कानून व्यवस्था की स्थापना के क्रम में ही इन भूमिदान प्राप्तकर्ताओं के द्वारा सेना का संगठन आरंभ किया गया। और अब ये राजा के अधीनस्थ शासक वर्ग के रूप में उभरे थे। सामंतवाद का जो प्रभाव था राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक था। तो राजनैतिक प्रभाव के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसकी राजनैतिक विकेंद्रीकरण को इसमें बढ़ावा मिला था और इसकी जो केंद्रीय शक्तियाँ थी वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। और केंद्र में जो सत्ता कमज़ोर होने के कारण विदेशी आक्रमणों की तीव्रता हुई, है ना। जब केंद्र की सत्ता कमज़ोर होगी तो उसमें विदेशी आक्रमण बढ़ेंगे ही, है ना। और इसी कार्यक्रम से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि मध्यकाल में बहुत सारे मुस्लिम आक्रमण हुए थे। फिर आता है सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव। इस काल के दौरान महिलाओं तथा दासों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलता है तथा शूद्रों के साथ अमानवीय व्यवहार में वृद्धि हुई है। और आर्थिक क्षेत्र में निम्न प्रभाव हुए हैं। उसमें से पहला आता है कि इस काल के दौरान व्यापार और वाणिज्य में सामंती प्रवृत्तियों के विकास के कारण क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला है। तो हम कह सकते हैं इसकी आर्थिक विशेषता में कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला है और नगरीकरण के स्तर में पतन हुआ है ना। और व्यापार वाणिज्य के पतन तथा नगरीकरण के स्तर में गिरावट, सिक्कों के प्रचलन कमी आई, एक बार पुनः प्राचीन कालीन वस्तु विनिमय प्रणाली को बढ़ावा मिला। यहाँ पे एक शब्द आया है वस्तु विनिमय प्रणाली। को ये लग रहा होगा कि ये क्या होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो बेसिकली होता है वो होता है वस्तु का आदान प्रदान। यानी हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि हमें एक कोई वस्तु चाहिए, है ना। हमें मान लिया जाए हमें टमाटर चाहिए, है ना। और सामने वाला कोई एक व्यक्ति है जिसे चावल चाहिए, है ना। और तब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। फिर जो टमाटर जिसको चाहिए उसके पास चावल है ना। और जिसके पास चावल है उसको टमाटर चाहिए। तो ये इससे और ये इससे लेन देन कर लेगा। तो ये हुई वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके पास टमाटर है, इसके पास चावल है, ठीक है। मानते हैं टमाटर है और चावल है, इसे चावल लेना है और इसे टमाटर लेना है। पर इसके पास चावल नहीं है, इसके पास गेहूँ है, इसके पास टमाटर नहीं है, इसके पास मान लेते हैं हम करेला है, ठीक है। तो ये दोनों वस्तु विनिमय नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली होती है जब एक दूसरे की ज़रूरतों को हम वस्तु के द्वारा पूरा करते हैं ना, वस्तु विनिमय प्रणाली। अभी तुम्हारे पास पैसे होते हैं, हम पैसे देते हैं और सामान ले लेते हैं, तब ये व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद धार्मिक प्रभाव पे आते हैं। धार्मिक प्रभाव में भूमि दान प्रथा के ब्राह्मण वर्ग भूमिपति बनकर उभरा, जिससे धार्मिक आडंबर को बढ़ावा मिला। उसके बाद ब्राह्मण वर्ग के आर्थिक रूप में मजबूत होने से मंदिर अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिला तथा अब मंदिरों को भी भूमिदान दिया जाने लगा था। और मंदिर में देवदासी प्रथा का प्रचलन एक नकारात्मक पहलू के रूप में उभरा था। देवदासी प्रथा क्या होता है, इसमें देवदासी शब्द को हम बहुत ध्यान से हम लोग यहाँ समझेंगे कि देवदासी जो होता है यानी कि देव, यहाँ पे आप देख सकते हो देव और दासी लिखा हुआ है। यानी मंदिरों में जो देवता देवी होते थे उसमें यहाँ पे जैसे कि हमारे उस स्थान की जो महिलाएं होती थी वह बेसिकली जा कर के मंदिरों में अपने आप को दासी के रूप में समर्पित करती थी। वहाँ पे कुछ नहीं, वो उनकी पूजा पाठ करती थी, वहीं रहती है और नृत्य करती रहती है। इस टाइप का होता था देवदासी प्रथा। देवों की दासी बनती थी वो और अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती थी। और इस वजह से कहा जाता है कि इसका एक नकारात्मक पहलू रहा है। तो ओवरऑल हम लोगों ने आज इतिहास के प्रारंभिक चरण में प्रवेश किया और जाना कि इतिहास के कितने पार्ट हैं, है ना। 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, है ना, मेडिएवल, मॉडर्न। और फिर हम लोगों ने एक टॉपिक उठाया एंशिएंट हिस्ट्री का, है ना। और एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने जाना कि इतिहास क्या होता है ना पहले। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के कितने कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। फिर
एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने एक टॉपिक लिया पूरा पाषाण काल, उसके हम लोगों ने पार्ट पढ़े, मध्य पाषाण काल, है ना, नवपाषाण काल। पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल पढ़े हमने। नवपाषाण काल सबने हम लोगों ने ध्यान दिया, पूरा पाषाण काल में घुमंतु जीवन जीते थे। मध्य पाषाण काल जो थे उसमें से लोग पशु पालन करना स्टार्ट कर दिए थे। नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हो चुका था, पहिए का आविष्कार हो चुका था। उसके बाद हम लोगों ने ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ा, जिसमें लोग जो है तांबे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद आगे हम लोग देखते गए कि प्राचीन काल में सामंतवाद के बारे में, उनके प्रभावों के बारे में पढ़ाई करिए। तो आप, आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि प्रारंभिक चरणों में हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू एंड अच्छे रहिए, मस्त रहिए।